ट्रिपल एमए पीएचडी वाली जो डिग्री है वही एक सफिशिएंट होगी। कुछ बचा मतलब आपके इसमें स्टडी करियर में कुछ करने के लिए? थोड़ी बहुत चीज़ें बची, बाकी तो कर ही ली आपने वैसे। पता नहीं, मेरी बड़ी बहनें सब पढ़ रही थी, कॉलेजेस में थी, लेकिन मेरे मन में ये भावना है कि पिताजी पर बर्डन न डाला जाए। मैंने फिर पीएससी और फिर उसमें भी आपने लोक सेवा आयोग हाँ भी क्लियर किया है। उसके बाद यूपीएससी की भी एग्ज़ाम दी। ओके। और उस समय तक लगातार पढ़ाती हूँ। 2007 में मैं रिटायर हो गई बेटा जी। जैसा अपना 60 इयर्स वाला होता है, क्योंकि मेरा बर्थ 1947 का है। ओके। 1947 का बर्थ है, लेकिन स्वतंत्र भारत में हुई हूँ क्योंकि मैं 9 अक्टूबर की हूँ। 15 अगस्त के बाद की हूँ। हाँ। मेरी इंग्लिश उनके सामने अच्छी है जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर मैं आपके सामने इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूँ तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा मेरा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हमेशा आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने भी तब देखा था कि तेरे पापा की इतनी प्रॉपर्टी है, ये भी है, क्योंकि बुरहानपुर में हमारा घर है, 36 एकड़ खेती है आज की तारीख में भी। ऊँचे ऊँचे घर घराने की, सुंदर पढ़ी लिखी आई, तो बोले ऐसी लड़की आइए, और यदि वो लड़की आपका नहीं मानेगी और आपको डिसोबे करेगी, आपका इंसल्ट करेगी, तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा। लेकिन वो लड़का भी बेटा, अभी मेरे बेटे की तबीयत इतनी सीरियस थी, तब एक दिन उसको कहा था कि बेटा प्रमोद तू 5,000 भेज दे, रात के समय बोली थी। तो उसने मुझको कहा कि काकू मेरे पास तो अभी 50 रुपये भी नहीं है। No one come to help you for after that? नहीं बेटा, जब उन्होंने वही ये दिस इज़ द ट्रेजेडी एंड नेकेड ट्रुथ ऑफ द लाइफ, कि जब उन्होंने इस तरह से सब परिस्थितियों को देखा तो ऐसा लगा नहीं था बेटा कि मेरे को इस तरह से ये होना पड़ेगा। इसलिए मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया और किसी से रिक्वेस्ट करके किसी को हाथ पैर नहीं जोड़े कि मेरे को एनिमल से ज़्यादा करो या मेरे को ऐसी हेल्प करो वैसी। एक ट्रिपल एमए, पीएचडी और स्कॉलर, एक डॉक्टर, एक प्रिंसिपल, एक 60 साल से बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका आज वृद्धाश्रम में है। अगर आप कम से कम शब्दों में अभी जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो क्या होगा वो? बिक जाए जो कुछ हो। उन्होंने कुछ मुझको ज़रूर दिए, उन्होंने भी मुझको कुछ पैसे दिए थे 60 लाख के ऊपर, वो सब इधर उधर हो गए। क्या बोलूँ बेटा, क्योंकि मेरी गलती हुई कि शायद मैंने अपने बेटे पर ज़्यादा विश्वास किया। वो कहते हैं कि कोई बड़ा बुजुर्ग किसी बड़े पुस्तकालय से कम नहीं होता, और अभी मैं खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी के एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम का नाम है परशुरामक देख रेख गृह। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था। उसके बाद लोगों की मांग उठी कि हमसे और बातचीत करना, इनके बारे में जानना है, तो अभी हम फिर से आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि कैसे कोई एक इंसान जो सफलता के पैमाने में इतने बड़े शिखर में पहुँच जाता है, और आज वो एक वृद्धाश्रम में। मैम नमस्कार आपको। नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ बेटा, जो और जैसी परिस्थिति है जी। इतने ज्ञान कर प्राप्त करने के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यक है, मैं एक शिक्षक वर्ग से हूँ, तो शिक्षक जब बच्चों को इतने सालों तक पढ़ाता है, जैसे मैंने 59 ईयर्स तक टीच किया, तो इतना करने के बाद आज ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैंने बच्चों को बहुत सी ऊंच नीच हर परिस्थिति से समझौता करना, सब में समन्वय स्थापित करना बताया है। तो आज ये मेरा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि आज जो और जैसी परिस्थिति मेरे सामने है, हाँ, वो चाहे मेरे इच्छा के अनुरूप हो, प्रतिकूल हो या जैसी भी हो, उन सब के में समन्वय करके उसमें पूरी तरह से क्रियाशील भी रहना है मुझको और प्रसन्न भी रहना है। एक बार ना ताकि हमारे मैं सबके लिए, मैं स्वयं भी एक शिक्षिका के रूप में थोड़ा बहुत तो आदर्श बन सकूं। बिल्कुल। एक बार ना हमारे दर्शकों को प्लीज़, मुझे तो आपका नाम पता है, पर फिर से उनको एक बार अपना नाम बता दीजिए, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए फिर से उनको एक बार। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहलता कोटवे है। मैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 विषयों में एमए हूँ। उसके अतिरिक्त बीएड, पीएचडी किया है संस्कृत ग्रामर में, विशेष रूप से उसमें भाषा शास्त्र में,
और सबसे बड़ी चीज़ उसके अतिरिक्त मैंने विद्या रत्न और साहित्य रत्न किया है। विद्या रत्न ये संस्कृत मीडियम में फ़िलोसॉफ़ी है, और दूसरी जो है वो मेरी BHU की भी डिग्री है। इसके अलावा मैंने लॉ भी किया है, LLB भी किया है, म्यूज़िक की भी क्लासेस ज्वाइन की हैं, और थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया, लेकिन वो बताने लायक नहीं है। बस ये MMA PhD वाली जो डिग्री है वही एक सफिशिएंट होगी। कुछ बचा मतलब आपके इसमें स्टडी करियर में कुछ करने के लिए? थोड़ी बहुत चीज़ें बची, बाकी तो कर ही ली आपने वैसे। हाँ, मैं इसके क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं और सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, जी। यानी जितना अधिकतम ज्ञान हो जीवन में वो प्राप्त करना ही मेरे जीवन का ध्येय था। थोड़ा जॉब प्रोफाइल बता दीजिएगा, जॉब आपने कौन सी की थी, आप बताया था लास्ट टाइम जो। हाँ, तो बेटा मैं बिल्कुल प्रारंभ में तो बिल्कुल मैट्रिक होते साथ 11th पास करते साथ ही मेरा ये था, मेरे पिताजी कलेक्टर थे, लेकिन 58 में वो रिटायर हुए, और उस समय मैं मात्र यानी 7th 8th वगैरह में एनालिसिस में थी। उस समय मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन 64 में मैट्रिकुलेशन करने के बाद पता नहीं, मेरी बड़ी बहनें सब पढ़ रही थी, कॉलेजेस में थी, लेकिन मेरे मन में ये भावना है कि पिताजी पर बर्डन न डाला जाए, इसलिए 64 से ही मैंने सर्विस शुरू कर दी थी। यहाँ पर रायपुर में ही जो सदर बाज़ार में आदिश्वर जैन कन्या महा स्कूल है, वहाँ पर मैंने पिताजी के नॉलेज के बिना एप्लीकेशन दे दी थी, और लकीली सिर्फ मैट्रिक थी, मैं 16 साल की थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया था। मिस्टर शीतल चंद पारख उस समय वहाँ के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एकदम सिलेक्ट किया। उसके बाद से 69 तक यानी MA करते तक टीचर एंड टॉट दोनों एक साथ रही। 64 to 69 वहाँ पर मैंने सर्विस की, और उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैंने महावीर स्कूल जो है वाफाडी में, वहाँ गुड़ियारी में, सॉरी है ना, गुड़ियारी में जी, वहाँ भी कुछ दिन सर्विस की थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं अपना एजुकेशन बढ़ाती गई, क्योंकि वहीं पर रहते हुए मैंने फिर पहला MA इंग्लिश में करना चाहती थी, लेकिन मेरे एक भाई साहब थे, उस समय ये अपना बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ विरोध वातावरण आ गया था बीच में। अच्छा। आप बच्चों, हाँ, आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, बहुत अंग्रेज़ी के विरुद्ध आ गया था वातावरण उस समय। जी जी। तो इसलिए वो हमारे भैया ने खूब अपोज किया, तो मुझको पहला MA हिंदी में करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में किया था, दुर्गा कॉलेज से हिंदी इंग्लिश में MA किया, फिर BHU से संस्कृत में MA किया था। उसके बाद विद्या रत्न अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया था, और साहित्य रत्न प्रयाग से किया है। इसके बाद आपने उसके बाद मैंने B.Ed कल्याण कॉलेज भिलाई से किया था, जी, और PhD रविशंकर विश्वविद्यालय में ही वर्मा सर से किया था, जो स्वामी आत्मानंद के छोटे भाई थे। ओके। उनके मार्गदर्शन में, डॉक्टर वर्मा, उनके मार्गदर्शन में मैंने PhD की है। अच्छा, आपकी लास्ट जॉब कौन सी थी? मेरी, हाँ, उसके पश्चात मैंने फिर PSC, और फिर उसमें भी आपने लोक सेवा आयोग हाँ भी क्लियर किया है। उसके बाद UPSC की भी एग्ज़ाम दी, ओके। और उसके पश्चात मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे पहला जॉब गवर्नमेंट कॉलेज, साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज जगदलपुर, धर्मपुरा जगदलपुर में मिला था। वहाँ पर मैं सर्विस में रही बतौर प्रिंसिपल प्रोफेसर। पहले एज ए प्रोफेसर हुई। ओके। वहीं पर विदिन 1.5 ईयर HOD हुई, और उसके 2 साल के बाद मुझको एज ए प्रिंसिपल वहाँ पर अपॉइंट किया गया। वहाँ पर थी मैं, और उस बीच में मेरे माताजी को कैंसर हो गया था। उनकी ज़िद के कारण मुझको विवाह करना पड़ा। मैं मैरिज के अगेंस्ट थी, लेकिन उनके कारण, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 1 या 1.5 महीने की मेहमान है। हम लोग 5 बहन 3 भाई हैं, लेकिन माँ की ज़िद के, सिर्फ मेरी मैरिज नहीं हुई थी, माँ की ज़िद के कारण मुझको मैरिज करना पड़ा। तो वहाँ पर उसके बाद शादी के पश्चात 1 आध वर्ष ही करने के बाद मुझको मिस्टर ने ये किया, क्योंकि मैं सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 में वाइस प्रिंसिपल थे मेरे मिस्टर,
उन सब के फोर्स के कारण मुझको वहाँ से वीआर लेना पड़ा और मुझको भिलाई आना पड़ा, जहाँ पहले एचओडी बाद में वाइस प्रिंसिपल बोल के सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 में मैंने जॉब किया था, संस्कृत डिपार्टमेंट का एचओडी बोल के कुछ समय तक। और उस समय तक लगातार पढ़ाती हूँ। 2007 में मैं रिटायर हो गई बेटा, जी। जैसा अपना 60 इयर्स वाला होता है, क्योंकि मेरा बर्थ 1947 का है। ओके। 1947 का बर्थ है, लेकिन स्वतंत्र भारत में हुई हूँ क्योंकि मैं 9 अक्टूबर की हूँ 15 अगस्त के बाद की हूँ। हाँ। और उसमें मेरे को मेरी हर पढ़ाई में हर समय मेरे पापा का सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरे पिताजी कलेक्टर थे। बट यही चीज़ तो पूछनी थी, लोग भी यही जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल द थिंग विच यू डिड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, आपके पापा जो कलेक्टर थे, आप इतने बड़े पोस्ट में थे, जो आपके हस्बैंड थे वो भी इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, उसके बावजूद आज आप वृद्धाश्रम में हैं, कारण क्या है इसका? हाँ बेटा, ये सब हुआ उसके बाद 2011 में ऑल ऑफ अ सडन आई लॉस्ट माई हस्बैंड। हार्ट अटैक आया, विद इन हाफ एन आवर उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल चलते फिरते अच्छे थे भी, क्योंकि वो मैथ्स और फिज़िक्स में एमएससी थे, एमएड थे, एंड एमडी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, डॉक्टर भी थे, वो खुद भी डॉक्टर थे। हेल्थ भी बिल्कुल अच्छी थी, चलते फिरते। और ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई। उसके बाद भी मैं रिटायरमेंट के बाद भी मैं कंटिन्यूशन में क्लासेस लेती थी। कोचिंग क्लासेस मैंने बंद नहीं की। 2023 तक मैंने क्लासेस ली। 2023 तक? अभी यानी अभी 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले तक? हाँ। अच्छा। हाँ, पहले तो संस्कृत की, हिंदी की लेती, लेकिन बाद में अपने यहाँ का जो माहौल है, सब एक से एक तरह के लोग आते थे, तो स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा रश मेरे यहाँ रहता था। बाद में पहले तो संस्कृत के लिए भी आते थे, हिंदी के लिए भी आते, हिंदी वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन में के लिए ही आते थे, संस्कृत के लिए हर क्लास के बच्चे आते थे। मेरी इंग्लिश उनके सामने अच्छी है जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर मैं आपके सामने इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूं तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा मेरा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हमेशा आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आपको एक बहुत बड़ी बात बता दो, मेरा प्राइमरी एजुकेशन जगदलपुर गंगा मुंडा स्कूल में हुआ है। ओके। जहाँ 40 बच्चे थे, बॉयज़ थे, और मैं इकलौती लड़की थी, कोई लड़की नहीं थी सब। और मेरा पूरा प्राइमरी मिडिल स्कूल एजुकेशन बेटा हिंदी मीडियम में हुआ है। थ्रू आउट हिंदी मीडियम वाली हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने मिडिल स्कूल सरस्वती स्कूल रायपुर से किया। अच्छा। हाई स्कूल दानिया स्कूल रायपुर से किया है। ओके। ग्रेजुएशन गर्ल्स डिग्री कॉलेज रायपुर से किया है। ओके। 2 MA दुर्गा कॉलेज रायपुर से किया है। ओके, तो फिर से हम पॉइंट करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे? हाँ, तो इतना सब होने के बाद भी, उसके बाद सर, तो मिस्टर की डेथ के बाद हम लोग सेक्टर 10 में रहते थे उस समय। आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी वो तो? हाँ, वो यानी बीएसपी से ने लीज पे जो निकाले थे। अच्छा। सेक्टर 10 का। इंडियन कॉफी हाउस के जस्ट सामने वाला स्ट्रीट 8 में वाला जो था, वो तो मेन रोड में है शायद वो। बिल्कुल, यानी बिल्कुल इंडियन कॉफी हाउस के जस्ट सामने वाला। तो मेन रोड में है फिर? हाँ बिल्कुल मेन रोड में, बिल्कुल फर्स्ट ब्लॉक। करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो? है? करोड़ों की प्रॉपर्टी है? करोड़ों की है उसका, यानी आज भी उसकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ है उस घर की। तो आप उसको ओन करते हो आज? वो पावर ऑफ अटर्नी बोल के किसी को हैंड ओवर कर दिया है मैंने। तो वो आपके ही? हाँ, वैसे उस घर पे आज भी मेरा नाम ही NS स्नेहिलता कोटवे के नाम से ही है वो। तो हुआ ये कि मिस्टर की डेथ के बाद मैं कोचिंग क्लासेस करती थी, और मेरी कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा चलती थी, यानी एटलीस्ट 30 to 40,000 मैं मंथली सिर्फ कोचिंग का कमाती थी। हाँ, और मेरा बेटा 2010 में BE हो गया था, मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन हुआ वो उस समय तो अच्छे से अपना कुछ काम करने की इच्छा कर रहा था, MTech भी कर रहा था। फिर बाद में थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में ये आउट ऑफ वे हो गया था। फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा आजकल के जो आपके मॉडर्नाइजेशन के सब नाटक है ना, खाना पीना इसमें उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ था। फाइनेंशियली तो बहुत वैसे भी सही थे, और बहुत बड़ी ससुराल की भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी और आज भी है,
लेकिन इन सब के बावजूद बेटा कहीं स्टेबल नहीं रह हो पाया। काफ़ी अच्छा था, थ्रू बी था, उसके बाद एमटेक उसने किया था ऑटोमोबाइल्स में। उसके बाद नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर था। ये जो राजेश चौहान का जो क्रिकेट वाला ये है उसमें भी उसका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आगे हम लोगों ने कहा कि ज़िंदगी में बहुत दूसरा करना है, खेलने खेलने मत जाओ बोल के किया। लेकिन वो अपने वो सर्विसेज चेंज करता रहा बेटा, वो सब उसने किया। उन सब चक्कर में जो उसका सर्कल था, क्योंकि पापा की डेथ के बाद और बाकी सब करने के बाद हुआ ये था कि उसी बीच में अंकल की डेथ के समय थोड़े दिन पहले ही 6 मई 2011 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था लेफ्ट का। तो मेरी 4 हड्डियां टूट गई थी, तो मैं 11 महीने बेड रिटर्न थी। और उसी बीच में अंकल की डेथ हुई और उनके बहुत से एफडी मैच्योर हो गए थे। और उन सब में फिर नॉमिनेशन मेरे बेटे का था, क्योंकि ही वॉज द ओनली सन। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ। You are disabled at that time? हाँ, Okay. कम्प्लीटली डिसेबल। Okay. तो एट द टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही वहाँ बैंक में गया, एफडी मैच्योर हुए बोल के। तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने भी तब देखा था भाई तेरे पापा की इतनी प्रॉपर्टी है, ये भी है, क्योंकि बुरहानपुर में हमारा घर है, 36 एकड़ खेती है आज की तारीख में भी, खुद का घर भी है। तो वहाँ बस वो फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि इतना सब है बोल के उसको थोड़ा सा मिसगाइड किया। और उन सब के से बढ़कर, अब नाम तो बताना सही नहीं होगा उस बच्चे का, उसके एक फ्रेंड ने जो उसके साथ शुरू से पढ़ रहा था, उसको उससे बहुत कंपटीशन था, तो उसने उसके साधारण ड्रिंक में कुछ मिला दिया जो कि उसके कारण वो एडिक्शन टाइप में, एडिक्शन मीन्स ओनली ड्रिंक करना वाला। Okay. हाँ, बाकी कोई गलत यानी कैरेक्टर या इस इसमें और कुछ नहीं रहा, और कुछ दूसरा एडिक्शन नहीं, लेकिन ये उसने सीखा। और उसके बाद बहुत अच्छे से उसको जॉब्स मिलती गई। वो पुणे में एम्फोसिस में था, वहाँ पर था। लेकिन उन सब में क्या हुआ कि बेटा ये सब में वो इतना ये गड़बड़ हो गया, और बाद में उसी इसमें उसको खुद को पता शायद चल गया था कि उसको लीवर सिरोसिस हो गया था। हाँ, और उसके कारण उसने विदाउट मेरे नॉलेज में कुछ नहीं था कि वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ वे हैंडलिंग कर रहा है, क्योंकि बाकी मॉरली वगैरह कहीं कोई कभी किसी लड़की की तरफ देखना या कुछ इस तरह के कभी कोई। Is he married or not? नो, ही वॉज अनमैरिड, क्योंकि वो इसलिए नहीं करता था, मेरे को बोलता था कि आई यदि मैं करूँगा तो उसके लिए लड़कियाँ भी जो आई बहुत ऊँचे ऊँचे घर घराने की सुंदर पढ़ी लिखी आई, तो बोले आई ऐसी लड़की आइए, और यदि वो लड़की आपका नहीं मानेगी और आपको डिसोबे करेगी, आपका इंसल्ट करेगी, तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा। अब जिस भी तरह से उसका ये था, एंड बहुत ओबीडिएंट, 6 फीट का एकदम ग्रैंड हैंडसम पर्सनालिटी वाला, बहुत ही अच्छा ना स्पोर्ट्समैन, सब कुछ था। लेकिन उस समय पता शायद उसको पुणे में ही पता चल गया था, उसने मुझको बताया नहीं था कि उसको इस तरह का है, और ही विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड। इसलिए वो पुणे की इतनी बड़ी जॉब छोड़कर यहाँ भिलाई आ गया, रायपुर आ गया। और यहाँ आने के बाद कुछ दिन तक मैं यहाँ बूढ़ापारा में, मेरे दीदी की लड़की है डॉक्टर सुहासिनी पट्टलवार, वो भी प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल की, सीनियर सेकेंड। तो कुछ दिन रहा, उसने भी बहुत ही जिद करके बुलाया, क्योंकि वो बहुत कम एज में मेरे दामन की डेथ हो गई थी। मिस्टर सुभाष पट्टलवार दुर्ग में डिप्टी कलेक्टर थे, मिस्टर पट्टलवार उनके फादर, यानी इन्होंने इधर के एरिया वाले को भी उनके नाम वगैरह मालूम है। तो वहाँ पर, लेकिन उसका जो बेटा बिहेवियर था वो बहुत बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग, बहुत ही गलत था, कि ऐसा लगने लगा कि नहीं रहना चाहिए। तो उसके कारण भी, और इसको अपनी तबीयत के बारे में मेरे बेटे को पता चल गया था, मुझको नहीं मालूम, मेरे विदाउट नॉलेज उसने 12-15 ऐसे वृद्धाश्रम का अपना आपके मोबाइल में सब देख कर, फिर गूगल वगैरह में सर्च करके उसने इस वृद्धाश्रम का पता लगा, मेरे को बोले आई मैं कुछ दिन तक तू यहाँ रह जा, इसका पता लगा। उसको बेस्ट यही लगा, क्योंकि ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही जगह है। तो उसने कहा कि कुछ दिन यहाँ रह जा, तब तक मैं उधर अच्छे से जॉब ये करता हूँ, फिर अपन चले जाएंगे या अब्रॉड भी चले जाएंगे, क्योंकि
वहाँ के भी ऑफर्स उसको आ रहे थे, तो इसलिए उसने मेरे को यहाँ किया। लेकिन यहाँ आने के कुछ महीने के बाद ही है, अभी कुछ दिन पहले ही ऑल ऑफ अ सडन उसको तकलीफ़ होने लगी, तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि इधर उधर करने के बदले एम्स में चलो इसको दिखा देते हैं। तो वहाँ उन लोग का थोड़ा रिस्की लगा। एम्स के बाद फिर हम लोगों ने मेकाहारा में दिखाया, तो वहाँ भी उसने, डॉक्टर ने पहले दिन कहा था कि ही विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, बट वो 2.5 ईयर ऐसा टाइप का बोले थे। लेकिन वहाँ भी थोड़ी देर के लिए रखे, पर कुछ समय के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, जबकि उसकी तबीयत नहीं थी, क्योंकि पेट वगैरह फूल गया था, पेट में पानी, इधर उधर पानी, सब दुनिया भर का हो गया था। तो वो सेटिस्फाइड नहीं था। मेकाहारा में 1 बार 2 बार ये किया, फिर भी यानी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर उसके बाद उसने एक दिन कहा कि मेरे को थोड़ा सा, मेरे एक फ्रेंड की मम्मी या कोई थी बालाजी में, तो बोले वहाँ एकदम ठीक हो गई थी। तो मैं उसके अगेंस्ट थी, लेकिन वो बोला नहीं आई चल, मैं ठीक हो जाऊँगा, प्लीज़ मेरे लिए चल। तो फिर हम लोग वहाँ पर बालाजी गए। बालाजी में 18 सितंबर को एडमिट किया उसको। 18 सितंबर उसका बर्थडे है एंड 21 को चला गया। 18 सितंबर को वहाँ पर गए, और वहाँ जाते साथ उन्होंने डायरेक्ट आईसीयू के बाद भी वेंटिलेटर में ले लिया, और बस मेरे को उसी समय कहा कि ये तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। कम ज़्यादा करते करते यानी करीब करीब मुझको 2 लाख लग गए वहाँ पर उसके लिए। लेकिन वो सब हुआ, और उन सब के बाद बेटा ऑल ऑफ अ सडन ऑन 21 सितंबर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, ऐसा हुआ। तो मैं इस जगह पर यानी न चाहते हुए भी, सब सुविधाएं हैं, क्योंकि मेरे घर में जितने भी हैं, मेरे सब ब्रदर्स, मेरे इन लॉज, मेरे नेफ्यू नीस, ऑल आर वेरी 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 हाईली पोस्टेड। मेरा एक नेफ्यू नासा का साइंटिस्ट है, डॉक्टर संजय जगदले। मेरी एक नीस वहीं पर है जो 4 डिजीज़ के F4CS है, डॉक्टर मधुलिका, यानी सब वहाँ पर है। और मेरे भैया के बच्चे वो 3 भी, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूजीलैंड में, एक अपना ये सीट दमनजू टाइप के उस इसमें है, यानी ऐसे अलग अलग इसमें हैं उन लोग। और यानी मैक्सिमम रिलेटिव्स बाहर भी हैं, यहाँ भी सभी बहुत बहुत हाईली पोस्टेड थे। बड़े ब्रदर भी चीफ इंजीनियर थे। I have some question for you. No one come to help you for after that? नहीं बेटा, जब उन्होंने वही, ये दिस इज़ द ट्रेजेडी एंड नेकेड ट्रुथ ऑफ द लाइफ, कि जब उन्होंने इस तरह से सब परिस्थितियों को देखा, तो पता नहीं क्यों कैसे, मुझको नहीं मालूम, मैंने सबका इतना ज़्यादा किया था दोनों साइड में, कि हर लोगों को दोनों हाथों से लुटाया, लाखों में लुटाया। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों कैसे किस तरह से, यानी मैं थी भिलाई में थी तब तक सब आते थे, देखते थे, पूछते थे। जब मैं रायपुर में आ गई तो मेरी नीस के कारण सबका यानी पता नहीं मूड कैसा हो गया, तो उसको लगा कि यहाँ चली गई है ये। और उसके बाद उसके बाद उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने मेरे बारे में डिटेल्स पता भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरा बेटा जब इस एडिक्शन में आ गया था, प्लीज प्लीज, है ना, फास्ट चलो ना। हाँ नहीं आप जैसे बोल रहे हाँ, बोलिए। एडिक्शन के कारण बेटा दुनिया की बात मालूम है, तो सबका यानी ज़रा गलत हो गया था इरादा, यानी उस बच्चे के प्रति सबको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सबको अच्छा नहीं लगता था कि इतना अच्छा सा लड़का। आपने कभी ऐसे कॉल करके किसी से बात करने का ट्राई किया उनमें से, किसी रिलेटिव में से? हाँ, कि मुझे किया। यहाँ पे नहीं जाना, मुझे हाँ, फैमिली के साथ लेकिन रहना है? वो उनके जो इतने उल्टे, यानी बहुत ऐसे नेग्लिजिबल टाइप का रहता था बेटा, तो वो मेरे को ना बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। तो ड्यू टू माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं सही बता रही हूँ, यहाँ जो मैं आई, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आई, क्योंकि यहाँ का वातावरण ये सब इन लोग बहुत ही सही इसके हैं। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में आ गई, और मुझको उस समय नहीं मालूम था कि इस तरह मेरा बेटा इतना 30s की एज में मेरे को छोड़ के चला जाएगा और मैं दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। बस तो मेरे को वो बोला भी था। तो उसके बाद मैं सोची कि इसके बाद हम लोग पूना या कहीं अच्छी जगह चल जाएंगे या बाहर चले जाएंगे।
तो फिर अच्छे से माँ बेटे रहेंगे। ऐसा लगा नहीं था बेटा कि मेरे को इस तरह से ये होना पड़ेगा, इसलिए मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं किया और किसी से रिक्वेस्ट करके किसी को हाथ पैर नहीं जोड़े कि मेरे को एनिमल से ज़्यादा ही करो या मेरे को ऐसी हेल्प करो वैसी, क्योंकि फाइनेंशियली मेरे को विद द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया। वैसे मेरे बेटे ने बहुत बहुत पैसे बर्बाद किए, क्योंकि यहाँ पर यानी यहाँ आने के पहले मेरे बेटे ने 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ जो शायद मैं 5 जन्म में कमाने के लिए मुश्किल है, उसने गड़बड़ कर डाले बेटा। आज भी वहाँ बहादुरपुर में, बुरहानपुर के पास बहादुरपुर वर्गे गाँव है, वहाँ मेरी जो खेती है 4.25 करोड़ की है, जो जगह है 4.25 करोड़ की है। तो आज उन लोग भी ऐसे हैं कि मेरे ससुराल में भी पैसे बहुत हैं, लेकिन उन लोगों को ना पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं था। मेरे मिस्टर बहुत पढ़ के बाहर निकल गए थे इधर, तो वहाँ मेरे एक नेफ्यू को, जो वो क्लास 3 में था मेरी शादी के समय, उसको मैंने ज़बरदस्ती अपनी ज़िद पर अपने पैसे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाया। लेकिन वो लड़का भी बेटा, अभी मेरे बेटे की तबीयत इतनी सीरियस थी, तब एक दिन उसको कहा था कि बेटा प्रमोद तू 5,000 भेज दे, रात के समय बोली थी। तो उसने मुझको कहा कि काकू मेरे पास तो अभी 50 रुपये भी नहीं है। तो ऐसे सब लोगों की सब बातें सुनने के बाद मैंने अपने बेटा स्वाभिमान के चलते ये नहीं किया। वैसे मुझको लगा था शायद मैं यहाँ आके भी कहीं क्लासेस भी से ले लूँ तो मेरा यानी समय अच्छे से कटेगा, क्योंकि यही है कि सिर्फ यहाँ हर तरह की सुविधा है, लेकिन पूरे सिर्फ खाना सोना ये मेरे जीवन शिक्षा का मन नहीं मानता। मैं रह ही नहीं सकती, मुझको बहुत मैंने आपकी जो परेशान। प्रॉपर्टी भिलाई की प्रॉपर्टी ये सब क्या हुआ आपके? भिलाई की प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटर्नी बोल के एक मिस्टर कुमार को दी हूँ, उनका नाम इस पे आएगा तो उनको बुरा नहीं कोई नहीं, लेकिन हाँ वो उसको बेचने की फिराक में है। जिस तरह से बिक जाए जो कुछ हो, उन्होंने कुछ मुझको ज़रूर दिए, उन्होंने भी मुझको कुछ पैसे दिए थे 60 लाख के ऊपर, वो सब भी तब इधर उधर हो गए। क्या बोलूँ बेटा, क्योंकि मेरी गलती हुई कि शायद मैंने अपने बेटे पर ज़्यादा विश्वास किया, क्योंकि मुझको नहीं लगा था कि ऐसा होगा। लेकिन आज क्या करूँ, वो तो मुझको छोड़ के चला गया, आज मैं अकेली हूँ। तब मेरे को लेकिन आज भी मेरी यही इच्छा है कि यदि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में या यहाँ कहीं भी क्लास हो, आज इस समय मेरे सामने 100 बच्चों को आप रख दो तो मैं उनकी क्लास लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत चीज़ पढ़ना चाहती हूँ। तो अब मेरी एक ही इच्छा है कि अब और कुछ नहीं कर सकूँगी, क्योंकि बेटा बहुत फिज़िकली भी मैं बहुत ही हूँ, क्योंकि मेरे को हार्ट अटैक आ चुका है, पैरालिटिक अटैक आ चुका है, मैं हाई BP शुगर पेशेंट हूँ। इस समय भी एट प्रेजेंट भी मेरे हाथ वगैरह काँपते हैं, पूरी इसमें झुनझुनी वगैरह है, सब कुछ है। अभी 2-3 बार मेरे को सिर में लग गया, इसलिए मेरे को ये बाल ऐसे कटवाने पड़े, नहीं तो ऐसे नहीं थे। तो लेकिन मेरी एक बहुत इच्छा है कि मरने के पहले इस पूरे माहौल पर, अपने जीवन पर एक कुछ तो लिख कर जाओ। एक पुस्तक लिखने की इच्छा है, बहुत बड़ी है, इस जगह पर भी, यहाँ के वातावरण पर भी, सब चीज़ों पर। और जीवन में बस यही कि मैंने जितना अधिक से अधिक और कुछ, क्योंकि यहाँ भी मैं एक तरह से ज्ञान अर्जित कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो हैं बेटा मोर देन 90% इलिटरेट टाइप के हैं। बहुत SC ST, कोई स्वीपर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, और सब तरह के हैं। वैसे मुझको ये कोई भेद करना उचित भी नहीं है, बट आई बिलोंग टू एन ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार की हूँ, मैं महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हूँ, तो उस दृष्टि से भी बहुत अंतर आ जाता है, कल्चर का भी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अलग लेवल का रहा, तो सब मेरे को एडजस्ट करना है बेटा, और रहना है। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, एक ट्रिपल MA, PhD और स्कॉलर, एक डॉक्टर, एक प्रिंसिपल, एक 60 साल से बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका आज वृद्धाश्रम में है। अगर आप कम से कम शब्दों में अभी जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहते हो तो क्या होगा वो?
बेटा ज्ञान का मार्ग कभी मत छोड़ो, जीवन में बिल्कुल सही मार्ग चुनो। कभी किसी पर ब्लाइंड मत करो, जैसे फेथ को मत करो, जैसा कि मैंने अपने बेटे पर भी किया, लेकिन मुझको धोखा हो गया। एंड मैं जीवन को समझते हुए हर परिस्थिति में सबके साथ समझौता करके रहिए। अपने से बड़ों को कभी तुच्छ मत जानिए। अपने ध्येय को प्राप्त करने में कभी पीछे मत रहिए। आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से प्राप्त कीजिए और सन्मार्ग पे चलने का प्रयास कीजिए बेटा। अब मैम को देख करके, दी को देख करके, मुझसे बड़ी है, मेरी मम्मी से भी बड़ी है, मेरी दादी, मेरी नानी की उम्र की होंगी, उनको देख करके मैं भी एक चीज़ सीखता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। ऑलवेज बी काइंड। इट डजेंट मैटर what are you going through, what you had in your past life, it doesn't matter, because end of the life, in the evening, in the night, in the early morning, you need someone, your close ones. Yeah, correct. Am I right, ma'am? Very much right. बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीवन के इस मोड़ पे भी कभी ना कभी लगता है कि कोई अपना होना चाहिए। लगता है, जरूर, निश्चित रूप से लगता है। और जीवन अंतिम क्षण तक आपको शिक्षा देता है, क्योंकि शिक्षा अनंत है। आपको हर क्षण, हर परिस्थिति में एक न एक शिक्षा मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं है बेटा, अनंत है। शिक्षा ज्ञान का कोई अंत नहीं है। एक महान कलाकार की एक महान कविता है, एक महान लाइन है, कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर अच्छा नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर मैम नहीं मानती ये अंत है तो ये अंत नहीं है। मैम के जीवन में अभी भी कुछ अच्छा होना बाकी है। मैम की ख्वाहिश है, वो चाहती हैं कि वो आज ही बच्चों को पढ़ाएं और अपने अंतिम समय तक अपनी शिक्षा को उस लेवल तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को पढ़ाते रहें। एक कलेक्टर की बेटी, एक इंजीनियर की माँ, खुद MA PhD स्कॉलर, एक डॉक्टर, 60 साल से एक शिक्षिका, करोड़पति, आज वृद्धाश्रम में है। उनकी बातें, उनका ज्ञान शायद आपके भी कुछ काम आए। अगर उनका ज्ञान आपके कुछ काम आता है तो ये आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो को शेयर करें उन तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो खुद भी कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें ये बताने के लिए कि अगर मैम ये कहती हैं कि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, तो आपके जीवन में भी पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैम की जो पढ़ाने की ख्वाहिश थी उसको भी कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमेशा आशान्वित ही रहना चाहिए व्यक्ति को, इस तरह से निष्क्रिय नहीं रहना, हमेशा सक्रिय रहें और आशान्वित रहें।